खुशहाल लकड़हारा रहता था जिसका नाम मनोहर था। मनोहर सेठ गोपीचंद के पास लकड़ी काटने का काम करता था। सेठ गोपीचंद एक अमीर प्यार से उनके छोटे से घर में सुख और शांति बनी रहती थी। वह जानते थे कि उनके पास जो भी था वह केवल ईमानदारी, मेहनत और एक दूसरे के प्रति जैसे उम्मीदों का बोझ और जिम्मेदारियों का दबाव उसके साथ चल रहा हो। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ गोपीचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता आएगा। अब तो मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, पगार पूरी मिले। निष्ठा दिखाई देती है। उनकी पूरी दुनिया बस उनके हाथों की होता है कि इस बार क्या होगा। क्या वह उनके मेहनत की कद्र करेगा या फिर कोई नया बहाना बनाकर उनकी मेहनत का मजाक उड़ाएगा। उनके दिल में हर बार यही उम्मीद। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, अभी माल नहीं बिका है। और जैसा कि मनोहर ने कहा था, वह गोपीचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। उसकी आंखों में एक अदृश्य संघर्ष था और कदमों में वह थकावट जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। हर कदम बढ़ाते हुए उसके मन में घर के खर्चों, बच्चों की फीस और उनके भविष्य की चिंता घुमड़ रही थी। वह जानता था कि अब उसे अपनी किस्मत खुद बनानी होगी, क्योंकि गोपीचंद के यहाँ और भी उम्मीदें थीं जो कभी पूरी नहीं हो सकती थीं। मनोहर पूरे गांव में काम ढूंढता है, लेकिन उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। वह दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, लेकिन हर बार उसे केवल निराशा ही हाथ लगती है। हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें भी मुश्किलें आ रही हैं। हर बार यह जवाब सुनते हुए उसका दिल और ज्यादा टूटता गया। अंत में थक हार कर मनोहर वापस जाने लगता है। उसका शरीर थका हुआ था और आंखों में वही उदासी और निराशा छाई हुई थी। उसकी उम्मीदें जैसे अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं। तभी अचानक वह कुछ अजीब महसूस करता है। उसे दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है। वह चौंक कर इधर उधर देखता है और हैरान होकर देखता है कि बहुत सारे घोड़ों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। उसकी आंखों में अब डर और हैरानी की लहर दौड़ जाती है, जैसे वह समझ ही न पा रहा हो कि यह सब क्या हो रहा है। यह देखकर मनोहर बहुत डर जाता है। उसकी धड़कनें एकाएक तेज हो जाती हैं और उसे लगता है जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। वह घोड़ों के झुंड की तेजी से बढ़ती आवाजों को महसूस कर सकता था और वह घबराहट में इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर दूर एक गुफा पर पड़ती है। यह गुफा अंधेरे में छिपी हुई थी, जैसे वह उसे खुद से आकर छिपने का एक मौका दे रही हो। मनोहर को राहत की एक हल्की सी लहर महसूस होती है। मनोहर घबराए हुए कदमों से गुफा की ओर दौड़ता है। जब घोड़ों का झुंड आखिरकार गुफा के पास से निकल जाता है, तब मनोहर की जान में जान आती है। वह गुफा के अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। थैलीद से, हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन घोड़ों के पैरों तले तो कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया। जो भी हो, मुझे अब इस गुफा में कुछ समय बिताना होगा और फिर देखना होगा कि आगे क्या करना है। मनोहर यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ जाती है। वो टोकरी इतनी अजीब थी जैसे किसी गहरी रहस्य से भरी हो। मनोहर दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस करता हुआ धीरे धीरे उस टोकरी के पास बढ़ता है। हर कदम के साथ उसका दिल धड़कता जा रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गया, वरना आज तो मैं इन घोड़े के पैरों तले आ जाता। सोचो, अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो क्या हो जाता। अब तो दिल ही बैठ गया था। फिर भगवान का धन्यवाद कि मैं बच गया, नहीं तो डर ही लग रहा है बस। ये कैसी गुफा है, ये कैसी टोकरी है। इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। वह अपने डर को छोड़ने की कोशिश करते हुए टोकरी को धीरे से उठाने की कोशिश करता है। मनोहर जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, अचानक गुफा में से एक तीव्र और गूंजती हुई आवाज आती है। उसकी रीढ़ तक कांप जाती है और उसका दिल एक झटके से रुक सा जाता है। वह तुरंत पीछे हटता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। मनोहर धीरे धीरे अपनी सांसों को थामते हुए
पीछे हटता है। उसकी आंखों में भय और उलझन के अलावा एक अनजानी जिज्ञासा भी थी, जो उसे इस अंधेरे रहस्य में और भी घसीटने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक गुफा के अंधेरे में से एक तेज रोशनी निकलती है और मनोहर की आंखें चौंधियाने लगती हैं। रोशनी के बीच से एक विशाल देवता प्रकट होता है, जिसकी आंखों में आग सी जल रही थी और उसकी भुजाएं इतनी लंबी और मांसल थीं कि जैसे वे गुफा की दीवारों को छूने जा रही हों। और वह देवता अपनी गहरी गर्जन युक्त आवाज में मनोहर से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि तुम यहां बिना किसी कारण के आए हो? मैं बस यहाँ कुछ नहीं जानता। मुझे माफ करना। आप जो भी हो, कुछ घोड़े का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नज़र इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं है, तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसीलिए मैंने इसे छुआ। मनोहर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूं। मैंने तुम्हें नहीं देखा, बल्कि तुम्हारे डर को महसूस किया है। मैं तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे डर और तुम्हारे हर फैसले को जानता हूं। तुम्हारी यात्रा की शुरुआत से लेकर आज तक मैं तुम्हारे हर कदम को देखता रहा हूं। पर आप हैं कौन? आप सच में सब कुछ जानते हैं? आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। कौन हैं आप? मैं एक देवता हूं। मैं वह हूं जो समय और स्थान से परे है। वह हूं जिसे तुम देवता या भगवान कहते हो। मैं तुम्हारी दुनिया के सबसे पुराने रहस्यों में से एक हूं और वही हूं जो तुम्हारी राह पर आए बिना तुम तक नहीं पहुंच सकता था। और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूं। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है और इसकी सुरक्षा मेरे ऊपर है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसीलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है, तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह इतनी महत्वपूर्ण है। मैंने तो बस सोच लिया था कि यह किसी की नहीं होगी, तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह टोकरी, मैं इसे नहीं ले सकता। डरो मत मनोहर, तुम यह टोकरी ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी हमें कहानी सुनाया करती थी? वह कहानियों में बताया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी। हाँ मनोहर, यह वही जादुई टोकरी है। अब तुम इसके मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना कि यह टोकरी सिर्फ वही चीजें रखेगी जो तुम्हारे लिए सही हो और तुम जिन चीजों की सच में जरूरत महसूस करते हो। सोच समझकर और बिना लालच के इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो, ताकि यह तुम्हारी मदद करे। क्या मतलब है इसका? तो क्या अगर मैं कोई चीज इसमें डालूं तो मुझे उसी चीज के साथ रहना होगा? यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम इसे तभी समझ पाओगे जब तुम अपनी पूरी यात्रा पूरी करोगे। यह तुम्हारे साथ एक शक्तिशाली साथी बनेगी, लेकिन केवल तब जब तुम इसके असली सार को जान पाओगे। मनोहर का दिल तेजी से धड़कने लगा। मनोहर की आंखों में अब संकोच और विश्वास का अद्भुत मिश्रण था। मनोहर की आंखों में एक नया डर और घबराहट छा गई, जैसे उसने किसी शक्तिशाली वस्तु के साथ समझौता किया हो। मनोहर ने धीरे धीरे टोकरी को अपने हाथों में पकड़ा और गुफा से बाहर निकल आया। उसकी धड़कन तेज थी
और उसकी आंखों में एक अजीब सा हलचल थी। जब वह घर पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। रोहिणी, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी? सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, अरे रोहिणी, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। इसमें ऐसा कुछ है जो तुम सोच भी नहीं सकती। मनोहर रोहिणी को अपनी आंखों में गहरी चिंता और उदासी के साथ वह सारी घटना बताता है जो उसके साथ घटी थी। उसकी आवाज में एक हल्का सा कांप था, जैसे वह उस पल को फिर से जी रहा हो। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो? हाँ रोहिणी, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। हमें डरना नहीं है रोहिणी। अगर हम साथ हैं तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होगा। मनोहर थोड़ी देर सोचता है, फिर अचानक उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने रोहिणी को रखने को दी थीं। उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे एक पुरानी याद फिर से ताजा हो गई हो। उसकी सोच में अचानक तेजी आई और वह उसे देखता हुआ बोला, रोहिणी, मुझे लगता है ये वही चीज हो सकती है जो हम ढूंढ रहे हैं। रोहिणी, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ मनोहर, मुझे याद है। वह चंदन की लकड़ी बेहद खास थी और तुमने मुझे वह दी जैसे तुम मुझसे कुछ बहुत मायने रखने वाली बात साझा कर रहे हो। तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। उस लकड़ी की महक, उसकी मजबूती, मुझे लगता है उसी में कुछ राज छुपा हो सकता है वही हमारे काम आ जाए। रोहिणी हल्की घबराहट और उम्मीद के साथ चंदन की लकड़ी को लेकर आती है। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे उसने कुछ अनमोल पाया हो। और रोहिणी बड़ी धीरज और उत्सुकता के साथ चंदन की लकड़ी को टोकरी में डाल देती है। जैसे ही वह लकड़ी टोकरी में गिरती है, अचानक उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। यह दृश्य देखकर दोनों का दिल एक साथ धड़कता है और वे दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रोहिणी की आंखों में एक गहरी चकिती और समझ का मिला जुला था। अरे, ये तो चमत्कार ही हो गया। देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गईं। ये तो सच में एक अद्भुत बात है। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने गोलू और चिंकी के स्कूल की फीस भर देंगे। हमारे बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। हमारी मेहनत अब रंग लाएगी। बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे ताकि आने वाले समय में अगर कोई जरूरत पड़े तो हम तैयार रहें। अगले दिन मनोहर ने साहस और थोड़ी घबराहट के साथ घर से कदम बाहर रखा। वह लालचंद सेठ के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियां बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ा। उसके मन में बहुत सी उलझनें और उम्मीदें थीं। एक ओर जहां उसे अपनी मेहनत का फल मिलने की आशा थी, वहीं दूसरी ओर एक डर भी था। वहां पर मनोहर ने चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा और जैसे जैसे वह लकड़ियां लोगों तक पहुंची, उसकी उम्मीदों का दायरा बढ़ने लगा। उसकी आवाज में हल्का सा संकोच था, लेकिन वह जानता था कि यह उसका पहला कदम था और उसे किसी भी हाल में सफलता की ओर बढ़ना था। कम दामों में बिकने के बावजूद लकड़ियों की खुशबू और गुणवत्ता ने आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों का भी ध्यान आकर्षित किया। व्यापारी और आम लोग दोनों ही मनोहर से चंदन की लकड़ियां खरीदने लगे। धीरे धीरे वह बाजार में एक चर्चित नाम बनता गया। लकड़ियों को बेचकर मनोहर को काफी अच्छे पैसे मिले और उसकी आंखों में अब विश्वास और गर्व का मिश्रण था। पैसों को लेकर चंदन घर आ जाता है। ये देखो रोहिणी, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल गोलू और चिंकी के स्कूल की फीस भर देना। अब सब ठीक होगा रोहिणी, ये तो बस शुरुआत है। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अब हम सब मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। अजी, आपके पास तो अभी ये जादुई टोकरी है,
तो अब आपको उस सेठ गोपीचंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? रोहिणी, ये सच है कि हमारे पास अब जादुई टोकरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ भी मिलना है वह सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन अब हम इस टोकरी से और भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं चंदन। क्यों न हम अपने काम को खुद ही आगे बढ़ाएं, बिना किसी और के अधीन हुए। हाँ रोहिणी, मैं सेठ गोपीचंद जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहां पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूं, क्योंकि सेठ गोपीचंद जी से मेरे साथ साथ वह लकड़े भी बहुत परेशान थे। वह लोग भी हमेशा अपनी मेहनत का सही मोल नहीं पा सके, और मुझे लगता है कि अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उनका भी भला करूं। वह सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो न सिर्फ हमारी किस्मत बदलेगी, बल्कि उन सभी की भी मदद हो सकेगी जो हर दिन मेहनत करते हैं लेकिन कभी अपना हक नहीं पाते। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। अगर हम सभी अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे और बहुत जल्द हमें उसका फल मिलेगा। मनोहर और रोहिणी की कहानी एक प्रेरणा है जो यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और एकता से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। जब मनोहर ने अपनी मेहनत से चंदन की लकड़ियां बेचीं और उन पैसों से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कीं, तो वह समझ गए कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपनी सफलता का हिस्सा दूसरों के साथ साझा किया। उन्होंने सेठ गोपीचंद के साथ काम करने वाले लकड़हारों की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानते थे कि किसी भी संघर्ष में अकेले सफल होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दूसरों का भला करके ही सच्ची सफलता मिलती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अपनी मेहनत से सफलता पाने के बाद दूसरों की मदद करना और उन्हें भी उस सफलता का हिस्सा बनाना ही असली मानवता है। जब हम एकता के साथ काम करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी दुनिया बदलते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद करते हैं, और यही सच्ची तरक्की है। मोरल: सच्ची सफलता दूसरों के भले में है, और अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।